नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। इस दुनिया में वैसे तो बहुत से देश हैं जो लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था कैसे चलती है, जनतंत्र का स्वरूप क्या होता है, वो हमेशा से भारत दिखाता आ रहा है, समझाता आ रहा है। भारत में आज सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ। देश की लोकतांत्रिक खूबसूरती की एक और सशक्त तस्वीर पूरे विश्व में गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश नेपाल हिंसा, आगजनी की लपटों में बीते 5 दिनों से सुलग रहा है। सड़क पर सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ना सरकार है, ना सरकार चलाने के लिए संसद भवन है, ना प्रधानमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट जल चुका है। कुल मिलाकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ तीनों ठप हैं। इस वक्त जब मैं ये खबर आपको बता रही हूं, काठमांडू में शीतल निवास यानी राष्ट्रपति भवन में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर माथापच्ची चल रही है। राष्ट्रपति भवन में आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंगडेल, राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल, अंतरिम प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी दावेदार सुशीला कार्की मीटिंग में मौजूद है। जेनजी की मांग है कि संसद भंग की जाए, लेकिन बात अटकी हुई है क्योंकि जेनजी में ही अलग अलग गुट बन गए हैं। फुदन गुरुंग का गुट सुशीला कार्की को पीएम बनाना चाहता है, तो दूसरा गुट कुलमन घिसिंग को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है। एक तीसरा गुट भी है, बालेन शाह के लिए फील्डिंग कर रहा है, लेकिन बालेन शाह ने सुशीला कार्की का सपोर्ट कर दिया है। सरकार कब बनेगी ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। इधर नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा भी 51 तक पहुंच चुका है। इसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। नेपाल में हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन स्थिति समझने में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली चूक गए। नेपाल में जेनजी के आंदोलन को दबाने की वो जितनी कोशिश करते रहे, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जेनजी उतने आक्रामक होते चले गए और आखिरकार 9 सितंबर को केपी ओली के घर में आग लगा दी गई। केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में केपी ओली का घर खंडहर से कम नहीं दिखता। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने करोड़ों के घर को पौड़ियों का बना दिया, आग लगाई गई। राजनीतिक नासमझी का असर कितना बड़ा और कितना दूर तलक जाता है, अभय पराशर की काठमांडू से आई ये रिपोर्ट देखिए। काठमांडू के बालकोट में केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनसे काफी नाराज थी जनता, और उसके बाद जो जेनजी का एक आंदोलन चल रहा था करप्शन के खिलाफ, साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसके बाद जो युवा पीढ़ियों का गुस्सा भड़का, उसमें केपी शर्मा ओली का जो इस इलाके के अंदर ये पूरे कंपाउंड में मकान था, इसको आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जला के खाक कर दिया गया है। अंदर की तरफ से तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये पूरी 2 बिल्डिंग हैं, 2 इमारतें हैं, जो कि केपी शर्मा ओली का अपना एक प्राइवेट मकान था और काफी बड़ा आलीशान ये मकान बनाया हुआ था। नाराजगी इस बात से लगातार केपी शर्मा ओली सरकार से, केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इस आंदोलन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नाराजगी काफी ज्यादा थी। और नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि नेपाल की जनता जो है वो बेरोजगार है, युवा पीढ़ियों के पास काम नहीं है, जबकि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो आलीशान घरों में रहते हैं, जो इनके बच्चे हैं वो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा, कोई रोजगार, इस तरह की कोई भी प्लानिंग जो है सरकार की तरफ से नहीं है। फिलहाल ये आप तस्वीरें देखेंगे, यहां से जो ये पूरा कंपाउंड है, जितने यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, बाइक खड़ी हुई थी, उनको जलाकर आग के हवाले कर दिया गया। और इस तरीके से जो इस कंपाउंड के अंदर 2 अलग अलग बिल्डिंग है केपी शर्मा ओली की, और यहां पर अंदर की तरफ से अगर मैं आपको, मेरे सहयोगी सुनील कुमार आपको तस्वीरें दिखाना चाहें, तो जितने यहां पर कमरे बने हुए हैं, कमरों का फर्नीचर, सब कुछ पूरी तरीके से तहस नहस है, जलाकर पूरा खाक कर दिया गया है। क्योंकि 8 तारीख को जब आंदोलन चला जेनजी का, युवा पीढ़ी का, जिसमें
न केवल करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, करप्शन के साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे थे पिछले काफी समय से, जो नाराजगी थी युवा पीढ़ी में, उसके बाद जो एक अभिव्यक्ति की आजादी का जो साधन था, जो सोशल मीडिया थी, उसको भी बैन कर दिया गया। गुस्सा और भड़का, जितने मंत्री हैं उनके घरों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। और ये केपी शर्मा ओली का प्राइवेट मकान है, जिस मकान में आप जहां जहां भी जाएंगे वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सारे कमरे, फर्नीचर जला दिया गया है। आप यहीं रहते हैं, लोकल हैं आप? यहाँ लोकल है। क्या नाम है? अच्छा, ये आपको क्या लगता है अब कैसी सरकार आनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, जहां आपकी नजर जाएगी इसी तरीके से कांच के टुकड़े और जो पूरी हुई जली हुई बिल्डिंग के अवशेष हैं वो आपको इस वक्त यहाँ पर नजर आएंगे। नीचे का पूरा इलाका, चाहे आप किसी भी कमरे में नजर देखेंगे तो वहां पर पूरी तरीके से कमरों को जलाया गया है, फर्नीचर को तोड़ा गया है। ये दूसरा कमरा भी है, यहाँ पर भी इसी तरीके से सब कुछ जलाकर तहस नहस किया गया है। और इसके साथ ही जो किचन यहाँ पर थी, अब आप सोचिए, इसी बात की शिकायत थी कि जितने मंत्री हैं उन सबके बड़े बड़े आलीशान मकान हैं। और सवाल हालांकि ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस जैन जी जो आंदोलन था उसमें कुछ घुसपैठ भी हुई? जिस तरीके से पार्लियामेंट को जलाया गया, जो यहाँ का सिंह दरबार है, ऐतिहासिक जो एक राजा का फिलहाल उसे संग्रहालय बना दिया गया है, उसको जलाया गया, पुलिस स्टेशन जलाए गए। और क्योंकि नेताओं से और यहाँ के प्रधानमंत्री से नाराजगी थी, तो ये किचन का एरिया है, इसको आप देखेंगे पूरी तरीके से डैमेज करके जो उग्र भीड़ थी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। अब ऊपर की तरफ की तस्वीरें भी एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर इसी तरीके के हालात जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर हमने दिखाया आपको, और फर्स्ट फ्लोर पर आप आएंगे तो क्योंकि जो उस वक्त भीड़ का गुस्सा था वो इस तरीके का था कि चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर के इसको आग के हवाले किया गया। कुछ आप लोग लोकल हैं यहाँ पे, जर्नलिस्ट हैं, लोकल हैं यहाँ से, नेपाल से, कुछ बताना चाहेंगे उस दिन कैसा मंजर था? नो, ओके। तो ये पीछे की तरफ का कंपाउंड है और यहाँ पर भी आप देखेंगे जितने कमरे बने हुए थे उन सबको पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया। आपको फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर, कंपाउंड के अंदर, सिर्फ जले हुए अवशेष जो हैं वो यहाँ पर बरामद होंगे। असल में गुस्सा इस बात को लेकर है कि करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, कि करप्शन था, सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो बेहद नाराज थी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर काफी समय से इसी तरीके से युवा पीढ़ियों में गुस्सा था, और उसके बाद ये गुस्सा और भड़का। और सेकंड फ्लोर पर हम पहुंचे हैं। सेकंड फ्लोर की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो यहां पर भी सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया है। अब नेपाल को स्थिर करने के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए बैठकें लगातार चल रही हैं, जिसमें अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही है। उन्हीं नाम को फाइनलाइज करने के लिए राष्ट्रपति के साथ, सेना अध्यक्ष के साथ एक बैठक जो है वो फिलहाल की जा रही है, जिसके बाद ये तय होगा कि नेपाल की कमान फिलहाल अंतरिम तौर पर किसको दी जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए नेपाल के अंदर किस तरह का सरकार होनी चाहिए? तो देखिए, जहां जहां आप जाएंगे आपको इसी तरीके से जले हुए, ऊपर भी एक किचन है, इस किचन को भी जलाकर पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो कि लोगों का गुस्सा, और उस दिन जिस तरीके का मंजर था 8 तारीख को जब आमना सामना हुआ पार्लियामेंट में, जैन जी और तमाम लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, उसके बाद जो फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और सरकार के जितने नुमाइंदे थे प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, और इसके साथ ही जितने और भी मंत्री थे, क्योंकि जैसे ही ये पता लगा कि 8 तारीख को कुछ लोगों की गोली लगने से जान गई है, तो 9 तारीख को और ज्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों का भड़का, और उसके बाद जितने सरकार में अलग अलग मंत्री हैं उनके घरों पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मकान के ऊपर हमला किया गया और सब कुछ जलकर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। 9 सितंबर को केवल नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली का घर ही नहीं फूका गया था, बल्कि जिस सिंह दरबार में केपी ओली का दफ्तर था, यानी जहां प्रधानमंत्री बैठते थे, जहां से सरकार चलती थी, जहां मीटिंग्स होती थी, जहां पर कामकाज होते थे, जेएनसी ने उसे भी आग के हवाले कर दिया था। अब जब अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
सिंह दरबार में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए नया फर्नीचर भी लाया जा रहा है ताकि जब अंतरिम प्रधानमंत्री कार्यभार संभालें वो कामकाज कर सके। इसे कामकाज के लायक बनाया जा रहा है। 9 सितंबर की आगजनी के बाद अब सिंह दरबार की हालत कैसी है, देखिए हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की आई ये रिपोर्ट। ये नेपाल में काठमांडू की शान सिंह दरबार है। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय समेत 20 अलग अलग मंत्रालय यहाँ पर मौजूद थे। साथ में काठमांडू का रेडियो स्टेशन यहाँ पर है। लेकिन जब जेंजी अपने प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आए तो उस दौरान यहाँ पे चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थी और यही वजह है कि इस जगह को अब जो नेपालीज आर्मी के कंट्रोल में रखा गया है। नेपालीज आर्मी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और उसके अलावा यहाँ पर किसी को भी अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह से ये पूरा झुलसा हुआ था सिंह दरबार, जहां पर सभी मंत्रालय हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और साथ में डिटेल थे वो सब तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर सिंह दरबार के अंदर जाने की अनुमति अब किसी को भी नहीं है। अब आप ठीक सामने देखें तो ये मेन इमारत है जहाँ पर नेपाल का जो ध्वज है वो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो पूरी बिल्डिंग है वो झुलसी हुई है, जली हुई है, जो मलबे में तब्दील हो चुकी है। स्ट्रक्चर पूरा डैमेज है और आसपास का जो पूरा एरिया है वो तबाह हो चुका है और इसीलिए एहतियातन तौर पर अब जो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि एक बार फिर से इसे ठीक करने का काम शुरू हो सके। लेकिन इसके चारों तरफ इस समय नेपालीज आर्मी को डिप्लॉय किया गया है और जेंजी जब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए तो इसको भी उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन ये गेट काफी मजबूत है, यहाँ से वो नहीं जा पाए। इसलिए जो दीवारें हैं उसको टाप कर वो लोग गए और फिर उसके बाद वहां जाने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो अंदर का स्ट्रक्चर है जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, उनका ये कहना था कि केपी शर्मा ओली का पूरा मंत्रिमंडल काफी करप्ट है, भ्रष्ट था और इसी वजह से पिछले 1 साल से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और जेंजी अपनी मांग को आगे रख रहे थे क्योंकि उनको आर्थिक विकास चाहिए था, उनको रोजगार चाहिए था, उनको ऐसे अवसर चाहिए थे जिसमें उनको काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा। फिर उसके बाद जो 26 सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको उन्होंने बंद कर दिया ताकि जेंजी अपनी बात ना रख सके, लेकिन हुआ इससे उलट। सब एक साथ एकजुट हुए और 4 दिन पहले जो यहाँ पर पूरा सिंह दरबार था उसे आग के हवाले कर दिया गया। अगर अंतरिम सरकार बन गई जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो वो बैठ के काम करेगी कहां? क्योंकि 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जो जेंजी आंदोलन हुआ, जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई और तोड़फोड़ हुई, उसने नेपाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। संसद भवन हो या फिर राष्ट्रपति भवन, दोनों जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जिला अदालत, वो भी खाक हो गया। हिल्टन होटल हो या ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर हो, हर तरफ तबाही ही तबाही थी, सब कुछ जला दिया गया। जिस संसद भवन में सांसद बैठते थे, जहां से देश के लिए कानून बनाया जाता था, जहां से सरकार चलाई जाती थी, उसे पूरी तरह से जला दिया गया। संसद भवन की पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। सांसद बैठ भी जाएंगे, सरकार बन भी जाएगी, प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, तो नेपाल खड़ा कैसे होगा? ये कामकाज होगा कैसे? संघीय ढांचा ही नहीं चरमराया है, पूरी की पूरी व्यवस्था और ये पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो चुकी है। काठमांडू में ये पार्लियामेंट में है और ये पार्लियामेंट को 4 दिन पहले पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। जो यहाँ पर गाड़ियां थी वो पूरी तितर-बितर हो गई और सब जगह आगजनी के निशान इस समय साफ दिखाई दे रहे हैं। ये मेन बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों तरफ जो गाड़ियां खड़ी थी वो जेंजी का जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो उस दौरान ये पूरी तरह से झुलस गई और झुलसने के बाद यहाँ पर ठीक सामने आप देखें तो मेन हॉल है। कुल मिला के यहाँ पर 334 पार्लियामेंटेरियन, 59 असेंबली मैन और 275 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यहाँ पर ये पार्लियामेंट के अंदर की बिल्डिंग है जो अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ पर आग लगा और आग लगने के बाद यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो कि कोलैप्स हो गया और ये अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। और ये स्थिति इस समय जो काठमांडू में मेन पार्लियामेंट है उसकी ये तस्वीर है।
जब इस जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ तो उस दौरान भीड़ यहाँ पर आई और उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो नेता हैं उन्होंने काफी अनियमितताएं की हैं और इसीलिए पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया। ये पार्लियामेंट का दूसरा मेन हॉल है जहाँ पर पार्लियामेंटेरियन जो हैं यहाँ के नेपाल के वो यहाँ पर थे और यहाँ पर वो रहते थे। यहाँ पर पूरा का पूरा जो आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज है। जो यहाँ पर शीशे लगे हुए थे वो टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर अभी भी जो आग की गर्माहट और तपिश है वो दिखाई दे रही है। पार्लियामेंट के अंदर का हॉल है, मेन एरिया है ये यहाँ पर, और चारों तरफ ये जो लाइट्स और झूमर यहाँ पे लगे हुए थे वो तहस नहस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये काठमांडू के अंदर का जो पार्लियामेंट का मेन हॉल है उसके ये चारों तरफ की ये तस्वीर है। हम आपको एक बार दिखा दें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डैमेज है। इसी वजह से हम आपको अंदर नहीं ले जा सकते। हमें ये नेपाल आर्मी के द्वारा कहा गया है कि हम अंदर ना जाएं। ये चारों तरफ जो ये पूरा हॉल है वो पूरी तरह से तहस नहस है और जेंजीज जो आंदोलन है उसमें वो इनका मानना था, कहना था कि दरअसल काफी अनियमितताएं हुई, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से ये काफी गुस्सा उनमें था क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ स्थिति काफी खराब थी। जहाँ पर पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं वो ये जगह है और सामने ऊपर नेपालीज आर्मी के जो जवान हैं वो हैं। उसके अलावा ये जो मेन स्ट्रक्चर है आप यहीं से देखें कि वो पूरा डैमेज हो रखा है और इसीलिए हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से जाएं क्योंकि स्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज है, ये कभी भी गिर सकता है। और ये स्थिति इस समय काठमांडू में मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग की है जो इस समय तबाह हो चुका है। नेपाल के युवाओं ने अपने ही देश को तबाह कर दिया। केवल संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को ही नहीं जलाया बल्कि ज्यादातर सरकारी दफ्तरों के आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में ट्रांसपोर्ट ऑफिस को फूंक दिया। उस ट्रांसपोर्ट ऑफिस को जहां से पूरे नेपाल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता था। सोचिए, अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी को बनवाना भी होगा तो इस दफ्तर के बनने में, यहां पर रखी हुई फाइलों को ढूंढने में कितना समय जाएगा। यहाँ की सरकार से, करप्शन से नाराज जितने युवा थे उनका गुस्सा किस तरीके से यहाँ की इमारतों पर फूटा उसकी एक तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है उसके पास में बगल में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है। इस बिल्डिंग से पूरे नेपाल के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लाइसेंस यहाँ पर बनाए जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से बन के लोगों को दिए जाते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं आग के हवाले कर दिया गया। जितने यहाँ पर दफ्तर थे सब कुछ जलकर खाक हो गए हैं। इसी तरह की तस्वीरें पास के पार्लियामेंट हाउस में थी, राष्ट्रपति भवन में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो यहीं पर काम करते हैं। अगर आप देखेंगे पूरा दफ्तर तहस नहस है और ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, जितने भी नेपाल के लोग हैं जो अपना लाइसेंस इशू करवाते हैं उनको लाइसेंस यहीं से बन के मिलता है। लेकिन करप्शन से, सरकार से, बेरोजगारी से जो नाराजगी युवाओं की थी, जो एक जनजी आंदोलन चल रहा था, उस गुस्से ने इस इमारत को भी अपनी चपेट में लिया। अब अंतरिम सरकार को लेकर मीटिंग लगातार चल रही है। यहीं पर काम करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेलूराम चौधरी है जी। आप यही ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं? जी, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये पूरी बिल्डिंग में देख रहा हूँ प्रॉपर तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग आग के हवाले कर दी है। कब हुआ ये, किस तरीके से? ये जौन दिन 9 तारीख का दिन हुआ, ये जो नया जेनरेशन का जेएनजी का आंदोलन था वही टाइम में सब कुछ हुआ है। पूरी बिल्डिंग जल गई है। क्या क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ लाइसेंस का काम होता था, नेपाल अधिराज्य भर का लाइसेंस यहीं से बन के जाता था, वही काम होता था। तो अब सारा सामान वगैरह सब जल गया है। किसी कोई घायल भी हुआ था यहाँ पर उस वक्त जब ये आग लगी? वैसे घायल वायल तो कोई नहीं हुआ। यहाँ सामान वगैरह जो डाटा सर्वर था, प्रिंटर, वो सब जल गया। सारा सामान जल गया, मशीनें वगैरह सब जिससे छपाई होती होगी सब कुछ जल गया है। तो ये जो अगली बिल्डिंग है वो भी इसी डिपार्टमेंट की है? जी, ये सभी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है।
तो आप देखेंगे ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है नेपाल सरकार का, और ये पूरी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग जो है, इस तरीके से सारे शीशे टूटे हुए हैं। और ये जो अंदर की तस्वीरें हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। कांच के टुकड़े काले किए, देखिए ऊपर भी अगर आप देखेंगे चारों तरफ इसी तरीके से आपको जली हुई बिल्डिंग नजर आएगी। अंदर यहां पर कुछ सिलेंडर भी पड़े हुए हैं, और इस तरीके से जो भी यहां पर कागजात थे लाइसेंस बनाने के लिए, जो भी मशीनरी यहां पर थी, यहां से भी मेरे सहयोगी सुनील आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी बिल्डिंग जो है वो तहस नहस है। यहां पर तमाम वो काउंटर्स हैं जिसमें लाइसेंस जो है वो यहां पर पूरे नेपाल के लोगों के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि पास में ही पार्लियामेंट हाउस है। जैसे ही भीड़ उग्र होकर यहां पर पहुंची तो भीड़ की गुस्से की चपेट में यह बिल्डिंग भी आ गई। इसके साथ ही एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से सामने की तरफ जो मार्केट एरिया है, उस मार्केट में भी जितने भी दरवाजे हैं, शीशे हैं, उन सब को भी तोड़ा गया, क्योंकि गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर था। आग के हवाले करने के बाद अंदर एंट्री की गई, और अंदर एंट्री करके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जहां से पूरे नेपाल के लाइसेंस बनाए जाते हैं, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर है। सरकार की नीतियों को लेकर, करप्शन को लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। खासतौर पर युवा पीढ़ी, किस तरह की सरकार नेपाल में होनी चाहिए ताकि इन समस्याओं से युवाओं को ना गुजरना पड़े? जी, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेपाल में जो भी सरकार बनेगा वो नेपाली का सरकार होना चाहिए, कोई विदेशी पपेट नहीं होना चाहिए। और विदेशी पपेट मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क है जो इस आंदोलन के बेसिस पर जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसमें हम लोग नेपाली में कहते हैं कि धमिलो पानी में माछा मारना। तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो कोशिश ना करे। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होगा। ये जो जला हुआ संसद है यहाँ पर, ये जला हुआ संसद में ही संसद बैठेगा और संसद निकास देगा, और उसी के बेसिस पर नेपाल फिर से उठेगा। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है विरोध गवर्नमेंट का था, विरोध कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बरकरार है, फेडरल रिपब्लिक नेपाल अभी भी बरकरार है, राष्ट्रपति अभी भी जिंदा है, और जब तक राष्ट्रपति जिंदा है जनता में निहित सार्वभौम सत्ता जो है, सोवरेन नेपाल अभी जिंदा है, सोवरेन नेपाली पीपल अभी जिंदा है। आपका नाम क्या है और किस चीज के स्टूडेंट हैं? जी, मैं अभी लॉ पढ़ रहा हूँ नेपाल लॉ कैंपस में। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम माजिद अंसारी है। अच्छा, ये बताइए कि जो प्राथमिकताएं सरकार की होनी चाहिए, आप लोग चाह रहे हैं कि अब नेपाल की सरकार हो, कोई बाहरी व्यक्ति ना उसके अंदर इन्वॉल्व हो। आप लोगों की पसंद कौन है? फिलहाल नेताओं के तौर पर जो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आप लोगों की पहली पसंद कौन है और किस तरह की नीतियां होनी चाहिए? हम लोग की पहली पसंद ये है कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार हो। नेपाल में जेनजी के निशाने पर केवल सरकारी दफ्तर और ऑफिस ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी जिन्हें निशाना बनाया गया। काठमांडू के सबसे महंगे और आलीशान हिल्टन होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया था। पूरा हिल्टन होटल धू धू कर जल उठा था। 2 दिन के बाद आज भी हिल्टन होटल में आग शांत नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार होटल के अंदर आग को बुझाने के काम में लगी हुई है। 172 कमरों वाला और 8 बिलियन की लागत से तैयार ये है हिल्टन होटल, जिसे आग के हवाले पूरी तरह से कर दिया गया। ये कहा गया कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी, फंडिंग थी, दरअसल वो उन लोगों की थी जिनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अनियमितताएं फैलाई, उन्होंने घोटाले किए, और फिर इसी वजह से जेनजीज ने इसे आके पूरी तरह से होटल को तबाह किया, आग के हवाले कर दिया। और अभी भी 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस 172 कमरे वाले इस होटल के अंदर जो धुआं है वो उसकी तपिश दिखाई दे रही है। चारों तरफ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और इसको देखते हुए अब जो आसपास के रिहायशी इलाकों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और साथ में आप ये वाला जो पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। अंदर जो भी सामान, जिसका भी सामान था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। जेनजीज का कहना है कि दरअसल ये जो होटल और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको पहले ही उन्होंने बता दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर जब प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी तबाही मची। हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 8 बिलियन की लागत से इस होटल को तैयार किया गया था,
अधिकतर जो औपचारिक यहाँ पर जो फंक्शंस होते थे वो यहीं पे होते थे। ये देखिए शीशा टूटता हुआ, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो यहाँ पे शीशे हैं, जो बाकी सब चीजें हैं, वो टूटता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये इस समय काठमांडू का हिल्टन होटल है। जो आग की तपिश है उसकी वजह से धुआं काफी ज्यादा भर गया है। जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो अंदर की तरफ गए। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा देख सके, इसलिए वो अंदर से उसे तोड़कर जो धुआं अंदर भरा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इस पूरे इलाके को एक तरीके से खाली करवा लिया गया है। जो एडजॉइनिंग घर है, यहाँ पे साथ में घर है हिल्टन के, उसको खाली करवा लिया गया है। जो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि इस समय ये बिल्डिंग काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त है और ये बिल्डिंग में नुकसान काफी पहुंचा है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए अब ये सतर्कता बरतने के लिए यहाँ पर कही जा रही है। नेपाल में जिनसी क्रांति के दौरान हुई हिंसा और आगजनी में अरबों का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि नेपाल में जितना नुकसान भूकंप के दौरान हुआ था उससे कई ज्यादा नुकसान इस प्रदर्शन के दौरान हुआ। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक पुलिस के मुख्यालय को भी फूंक दिया। सैकड़ों कार खड़ी हुई थी, बाइक्स खड़ी हुई थी, वो जलकर राख हो गई। हालात यह है कि 4 दिन के बाद आज भी ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय आग के लपटों में धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है। काठमांडू का ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है, जहां पूरी तरीके से इसे आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी आग की लपटें, ये जो मेन इंस्पेक्टर का रूम है वहां से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जितनी भी बाइकें थी, करीबन 1000 से ज्यादा बाइक्स और साथ में जो गाड़ियां हैं उन्हें पूरी तरह से झुलसा दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। जब ये जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो भीड़ है वो आई, आमने सामने की स्थिति पैदा हुई और फिर उसके बाद स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये जो बाइक्स थी यहाँ पर रखी हुई वो सब अब झुलस चुकी हैं। साथ में जो कमरे थे जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स थी, वो सब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये कहा गया कि दरअसल इन जगहों पर अनियमितताएं बहुत ज्यादा हैं और इसी का विरोध काफी लंबे समय से हो रहा था। जो गाड़ियां हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, झुलस चुकी हैं। वो साथ में जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं ट्रैफिक पुलिस की, वो खत्म हो चुकी है। और ये चारों तरफ आप देखें तो इस समय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नेपालीज आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां सब कुछ अब तबाह दिखाई देगा। इसीलिए ये अपील की गई कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाए और सिचुएशन को जल्द से जल्द काबू किया जाए। लेकिन चारों तरफ जब आगजनी हुई उसके बाद जो यहाँ पर लोग थे उनको जैसे तैसे निकाला गया और अभी तक करीबन 34 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई है। औपचारिक तौर पर यह भी बताया गया जो इमारतें हैं जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और उनको अब ठीक करने में काफी लंबा समय लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पहले इसको एनालाइज करेगा, उसके बाद इस पे कार्रवाई करते हुए इसको ठीक किया जाएगा। 9 सितंबर की हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी हुई थी, जिसमें हजारों फाइल जलकर राख हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है? आगजनी में ये कितना तबाह हुआ? सरकार बन जाएगी, प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट को फिर से खड़ा होने में कितना समय जाएगा, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल है और यहाँ पर पूरी तरह से इमारत झुलसी हुई है। जो ये कहा गया कि जुडिशियल सिस्टम है, उन्होंने समय रहते हुए जो काठमांडू की सत्ता और सरकार है उसको जवाब देते हुए स्थिति को नियंत्रित नहीं किया। जब ये प्रोटेस्ट पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से चल रहा था तो उस दौरान भी एक अहम भूमिका ये निभा सकते थे, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों है। ये पूरी इमारत झुलसी हुई है, आग के हवाले कर दी गई। जो भी सामान यहाँ पर था वो सब तहस नहस हो गया। कंप्यूटर सिस्टम्स, उसके अलावा उसका जो कागज पत्तर थे वो सब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। ये मेन रिसेप्शन के साथ का एरिया है, इस समय इसे बंद कर दिया गया है ताकि अंदर पूरी तरीके से इसका इवैल्यूएशन हो सके कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और यहाँ पर इमारत के साथ साथ जो मोटरसाइकिल्स, व्हीकल्स, गाड़ियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, उसके अलावा जो बाकी यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। इस पूरी हिंसा में करीबन 34 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये अंदर की अलमीराज थी जो कि रिसेप्शन की अलमीरा है, उसके अलावा ये जो गाड़ियां थी, बाइक थी, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है
और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब लगातार ये अपील की जा रही है कि इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए। अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर एक तरफ जहां पर बैठक चल रही है शीतल निवास यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर राष्ट्रपति भवन में यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम तो सुशीला कार्की का ही है। उन्हें जेनसी क्रांति के सबसे बड़े लीडर के तौर पर चुना जा रहा है। वहीं दूसरा नाम कुलमन घिसिंग का है। एक गुट ऐसा भी है जेनजी का जो ये चाहता है कि कुलमन घिसिंग को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंप दिया जाए। तीसरा नाम बालेंद्र शाह का है जो कि काठमांडू के मेयर हैं। तीसरा नाम उनका सुर्खियों में है, लेकिन पहले ही बालेंद्र शाह ये कह चुके हैं कि वो सुशीला कार्की के नाम का समर्थन करते हैं और इंतरिम प्रधानमंत्री के इस रेस से वो अपने आप को पहले ही बाहर कर चुके हैं। अगला नाम सागर ढकाल का है जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं और हरका सपांग है जो कि घरान के मेयर है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इनमें से एक भी सांसद नहीं है और नेपाल का संविधान ये कहता है कि कम से कम सांसद होना पहली आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री बनाया जा सके और यहीं पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। नेपाल में जहां सियासी संकट बरकरार है तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग चल रही है। 1296 दिनों से ये जंग जारी है और दोनों ही देशों में भारी विनाश हो रहा है। लेकिन इस जंग के बीच अब यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड में भी हमला शुरू हो गया है। पोलैंड पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले किए तो यूरोपीय देशों में खलबली मच गई। नाटो में मीटिंग का दौर चल पड़ा और रूस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया गया, लेकिन रूस ने इस हमले से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पोलैंड में कहां से ड्रोन्स अटैक हुए, इन ड्रोन्स का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बाद रूस का पोलैंड पर हमला, नाटो लेगा बदला। रूस नाटो में टकराव, वर्ल्ड वॉर 3 का चक्रव्यूह तैयार। पोलैंड में रूसी घुसपैठ से हड़कंप, इस मामले में क्या बोले ट्रंप। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से भीषण जंग जारी है। 1296 दिनों से चल रहे युद्ध में दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई है। लेकिन इस विनाशकारी जंग ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब रूस नाटो देशों पर भी आक्रमण हो गए। जिन यूरोपीय देशों के दम पर यूक्रेन जंग लड़ रहा है, जो नाटो देश यूक्रेन के पीछे मजबूत कंधे के तौर पर खड़े हैं, जो देश यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का खुलकर विरोध करता है, अब रूस ने उन देशों पर भी हमला बोल दिया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने अब पोलैंड पर सीधा हमला बोल दिया है, जिससे यूरोपीय देशों में खलबली मच गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये पहली बार हुआ है जब रूस ने नाटो के खिलाफ बड़ा हमला किया है। पोलैंड का आरोप है कि पुतिन की सेना ने हवाई हमला किया, जिसके बाद पोलैंड ने कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया और लड़ाकू विमानों को मोर्चा संभालने के लिए भेजा। रूसी हमले से पोलैंड के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। लोगों के आशियाने तबाह हो गए। हमले के बाद अब लोग डरे सहमे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पोलैंड पर अटैक हुआ उससे वर्ल्ड वॉर का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार खुले संघर्ष के सबसे करीब है। पूरी संभावना है कि हम बड़े पैमाने पर उकसावे का सामना कर रहे हैं। खैर, हमने अपने नाटो सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया है और मैं नाटो महासचिव के संपर्क में हूँ। अगर आने वाले घंटों और दिनों में ऐसी ही घटनाएं दोहराई जाती हैं तो हम कल रात की तरह ही उचित प्रतिक्रिया देने के लिए दृढ़ हैं। 1939 में पोलैंड पर अटैक के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस वक्त जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर ही पहला अटैक किया था।
इस बार भी रूस के खिलाफ यूरोपीय कंट्री मजबूती से मोर्चे पर है। रूस के खिलाफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे प्रमुख देश काफी मुखर हैं। पोलैंड ने नाटो की आर्टिकल 4 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत सदस्य देश मिलकर सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पोलैंड की मांग पर आपात बैठक बुलाने का ऐलान किया है। पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमले के बाद अब सबकी नजर नाटो के अहम देश अमेरिका पर है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे गलती बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस स्थिति से खुश नहीं है। साथ ही उन्होंने सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाने की उम्मीद जताई। Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. Could have been a mistake. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. हालांकि रूस ने पोलैंड पर ड्रोन दागने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पोलैंड पर हमले की कोई योजना नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ड्रोन यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागने की कोशिश थी, लेकिन पोलैंड सीमा में चला गया। रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए पोलैंड ने F-35 का इस्तेमाल किया। पोलैंड पर रूसी हमले को नाटो ने रूस का जानबूझकर किया गया उकसावा बताया है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। नाटो नियमों के मुताबिक उसके किसी एक सहयोगी पर अगर कोई देश हमला करता है तो ये सभी सहयोगी देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे में रूस के इस हमले को तृतीय विश्व युद्ध को लेकर उकसाने वाला माना जा रहा है। रूस के इस अटैक को बड़ी तबाही की आहट माना जा रहा है। यूरोप में एक बार फिर तनाव का माहौल है। रूस और बेलारूस के बीच मिलिट्री ड्रिल चापाद 2025 होनी है। इससे पहले पोलैंड ने पूर्वी बॉर्डर को बंद कर दिया है और बॉर्डर पर अपने 40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। रूस हाल के दिनों में पोलैंड के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है और कई वर्षों से पूरे सभ्य विश्व के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है। अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ये निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जापात का मतलब है पश्चिम। रूस हर 4 साल में बेलारूस के साथ मिलकर बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। आधिकारिक तौर पर इसे डिफेंसिव एक्सरसाइज बताया जाता है, लेकिन हकीकत में इसे रूस की सैन्य ताकत दिखाने का मंच माना जाता है। इसमें रूस की नई ओरेशनिक न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती भी देखी जा सकती है। इससे पहले 2021 में माना जा रहा था कि एक्सरसाइज के दौरान 12,800 सैनिक जुटेंगे, लेकिन हकीकत में करीब 2 लाख सैनिक इकट्ठा हुए थे। बाद में इन्हीं सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले में किया गया। पोलैंड को डर है कि रूस की ये कवायद सिर्फ मंच है और असली मकसद एक सैन्य जमावड़े को छिपाना हो सकता है। जर्मनी और नाटो चीफ ने साफ कहा कि यूरोप को रूस की तेजी से हो रहे हथियारों के जमावड़े से सतर्क रहना होगा। कहा जा रहा है कि इस बार रूस न्यूक्लियर लेवल मिसाइलों के इस्तेमाल की तैयारी पर रख सकता है। रूस बेलारूस की ड्रिल का जवाब देने के लिए नाटो और पोलैंड ने भी आयरन डिफेंडर 25 नाम की कवायद शुरू कर दी है। इसमें 30,000 सैनिक और 600 से ज्यादा हथियार बंद यूनिट्स जमीन, समुद्र और आसमान से एक्सरसाइज कर रहे हैं। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेंजेरी टोमजिक ने कहा, यही जगह है जहां से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इस बार पोलिश सेना और नाटो मिलकर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।